नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं ITM मीडिया 24। हमारे देश में अनेकों प्रकार के संगठन चल रहे हैं। कोई अपने धर्म से लेकर संगठन बना रखा है, तो कोई सामाजिक संगठन बना रखा है। अनेकों प्रकार के संगठन हमारे देश में कार्यरत हैं, जो ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके निराकरण के लिए कोई न कोई विकल्प चुनते हैं और उनका निराकरण कराते हैं। चाहे बहुत सारे हमारे ही देश में विशेष समुदाय या धर्म को लेकर संगठन बने हैं। बहुत सारे शिक्षा के ऊपर को लेकर संगठन बनाए गए हैं। आज हमारे साथ कुर्मी युवा महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, श्री आदर्श पटेल जी। हम बात करेंगे कुर्मी युवा महासंघ की इन्होंने नींव क्यों रखी और इसके उद्देश्य क्या थे। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि जो आपने संगठन बनाया, आप लोगों की पूरी टीम ने मिलकर कुर्मी युवा महासंघ, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो कुर्मी समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ लोग प्रताड़ना करते हैं, जो जातिगत संरचना के आधार पर आप ये समझ लीजिए कि लोग दबाते हैं और उनके ऊपर उत्पीड़न होता है, उनसे जबरदस्ती उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं, उनकी जमीनें हड़पी जाती हैं, उनके घर में मारपीट होता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनके साथ गाली गलौज होता है। ऐसे में समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, राजनीति में भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हमारे ही समाज से हैं, लेकिन कोई इस तरीके की विषय की चिंता नहीं करता है। और नतीजा ये होता है कि जो व्यक्ति दबाया गया है समाज का, वो धीमे धीमे दबता चला जाता है शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में। और एक समय वो भी आता है जिस समय उसका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करनी है, तो मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने जो समाज के लोग हैं उनको ही न्याय, हक और अधिकार दिला सकते हैं। ये सब सोच करके कुर्मी युवा महासंघ की रचना की गई। अभी तक संगठन का विस्तार कहाँ तक पहुंचा और कितने लेवल पे आप लोग कार्य कर रहे हैं? संगठन का विस्तार अभी तक 15-20 जिलों में 20 जिले के आसपास हो गया है। आप जाइएगा, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली में भी ठीक ठाक विस्तार हो गया है, उन्नाव में विस्तार हो गया, लखनऊ इटसेल्फ है ही है। बाराबंकी के बाद फैजाबाद, अंबेडकर नगर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, इलाहाबाद में भी हम लोग अभी इस समय विस्तार कर रहे हैं। लगभग 20 जिले में हम लोगों ने इस संगठन को विस्तार किया। सर, जानकारी में आया है कि आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्या सामने आ गया कि आप एक तो संगठन बनाए पहले कि समाज सेवा करने का, और उसके बाद आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं? नहीं, राजनीति में बहुत दिन से मैं हूँ और राजनीति और संगठन सब एक दूसरे के साथ हैं। आप देखिए, हर पार्टी के किसी न किसी संगठन से संबंध है। अब भाजपा की बात ले लीजिए तो भाजपा हिंदुत्व वाले संगठनों के साथ में है और हिंदूवादी विचारधारा के नाम पर वोट लेती है। तो राजनीति और संगठन अलग कैसे हो सकते हैं? और आप समाज का भला तो तभी कर सकते हैं ना, जब आप किसी विशेष पोर्टफोलियो पे होंगे, आप राजनीति में ऐसे मुकाम पे होंगे जहां पर लोगों की मदद कर सकें, तभी तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। सर, जो भी लोग संगठन में जुड़े हैं वो समाज के लिए क्या बेहतर कार्य कर रहे हैं? अब देखिए, आप 1 साल पहले की घटना पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक घटना हुई थी प्रतापगढ़ में, और वहां पर विशेष वर्ग के लोगों ने, कुर्मी समाज के लोगों के गांव में पुलिस की मदद से और माननीय मंत्री जी के संरक्षण में उटपटांग कार्य किए थे। पूरे गांव में आगजनी तक की घटना हुई और इसके बाद पुलिस ने जो पीड़ित पक्ष था उसी पक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया था, तमाम धाराएं लगा करके। और उसका जब हम लोगों ने इधर उधर तमाम नेताओं से प्रयास किया तो उसका कहीं कोई कंक्लूजन नहीं निकला। फिर हम लोग यहाँ से गए। अब हम लोग यहाँ से जा करके बहुत कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन लोगों को हिम्मत जरूर जुटा पाए कि हम लोग साथ में खड़े। अगर हम में से हमारी सोच जैसे किसी व्यक्ति के पास राजनीतिक ओहदा होता
तो हम उनको वो न्याय दिला पाते जो न्याय वाकई उनको मिलना था। आप भी कुर्मी समाज के उत्थान की बात करते हैं और अनुप्रिया पटेल जो इस समय चर्चा में है, सिर्फ कुर्मी समाज को लेकर बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या उनकी विचारधाराएं आपसे मेल खाती हैं? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप कुर्मी समाज के नाम पे वोट लेकर के राजनीतिक ओहदे पर पहुंच जाएं। दूसरा ये है कुर्मी समाज के लिए चिंतन करें। अभी अमित शाह जी से अनुप्रिया जी की मुलाकात हुई। हमें बड़ी उम्मीद थी कि समाज को लेकर के या पिछड़े समाज या दलित समाज को लेकर के अनुप्रिया जी कुछ अमित शाह जी से बात करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो भी मुद्दे रखे वो सीधे सीधे अपनी पार्टी और अपने परिवार के अपलिफ्टमेंट के बारे में ही मुद्दे रखे। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं, जैसे अभी अगर आपको अपडेट होगा तो जो 31,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, उस भर्ती के मामले में पिछड़े समाज और दलित समाज की जो सीटें थी, जो रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन के साथ बड़ा घालमेल किया गया और उस घालमेल के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल या कोई नेता सामने नहीं आया। मैंने कई बार प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष इस विषय को रखने के लिए। उन्होंने थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए या थोड़ा बहुत एश्योरेंस मिला, लेकिन मदद नहीं हो पाई। और अल्टीमेटली अभी आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक ऑर्डर भी आ गया है कि 6,000 समथिंग पिछड़े समाज के लोग हैं, इनके साथ में अन्याय हुआ है और इनकी जगह पर सवर्ण समाज के लोगों को इनकी नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी अनुप्रिया पटेल जी का मुंह बंद है। तो आखिर सिर्फ वोट लेने के लिए समाज थोड़ी ना होता है। आप समाज के रहनुमा हैं, आप समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप समाज के अगुवा हैं। तो समाज अगर परेशान है तो आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी समाज की। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का विरोध करना है, लेकिन कोई अगर हमारे समाज के व्यक्ति के हक और अधिकार का हनन कर रहा है तो आवाज तो उठानी चाहिए। अगर अनुप्रिया पटेल की तरफ से आपको ऑफर दिया जाए कि आप अपना दल इसमें शामिल हो जाएं, तो क्या स्वीकार करेंगे? तो बहुत पहले से ऑफर है, बहुत पहले से ऑफर है। हम एक सोच लेके चले हैं और किसी भी दल में सोच का कोई मतलब नहीं होता। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन वहां मेरी सोच नहीं चलती है। मैं तो बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन मुझे करना वो पड़ता है जो ऊपर से आदेश आता है। वो सारे दलों की स्थिति यही है, किसी एक दल की स्थिति नहीं। अच्छा, अगर आपको यूपी का सीएम पद दे दिया जाए तो आप समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? क्या आप एक समाज के लिए काम करेंगे, कुर्मी समाज के लिए, या फिर सभी समाजों को लेकर ऐसा काम करेंगे? देखिए, हम लोग तो हमारा पूरा संगठन, हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल वर्मा जी, उनके सहित जो इस संगठन के फाउंडर मेंबर्स हैं, 30 लोग के आसपास फाउंडर हैं, हम सब की एक ही सोच है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हमें किसी के हक को मारना नहीं है, हमें लोगों को उनका हक दिलाना है। लोग आरक्षण की बुराई करते हैं, लोग आरक्षण की खिलाफत करते हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, तमाम बैकवर्ड के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको आरक्षण की अवधारणा का अंदाजा नहीं है, वो आरक्षण की बुराई करते हैं। सवर्ण तो बुराई करता ही है, लेकिन मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आरक्षण कोई बीपी सिंह जी द्वारा लगाया हुआ आरक्षण ही थोड़ी ना है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है उससे पहले भी तो आरक्षण था, और वो आरक्षण आज तक लागू है। उस आरक्षण की खिलाफत क्यों नहीं होती? मैं इस बात की भी खिलाफत करता हूं कि अगर आपके घर के सामने गटर गंदा है तो आप स्वच्छकार समाज, जिसको भंगी समाज कहते हैं शुद्ध भाषा में, उसी के घर के व्यक्ति को उस गटर की सफाई के लिए बुलाते हैं। ये वास्तविकता है ना। तो ये भी तो एक तरीके का आरक्षण है, जो आरक्षण सदियों से चलता चला आ रहा है। इस आरक्षण का विरोध क्यों नहीं होता है? अगर हमारे गांव में कोई जानवर मर जाता है तो गौतम समाज का व्यक्ति, जिसको शुद्ध भाषा में चमार बुलाते हैं, वही तो उठा के ले जाता है।
तो वो आरक्षित किया गया है ना इस काम के लिए, उस प्राचीन व्यवस्था में। उस आरक्षण की भी तो खिलाफत करनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं अंत्योदय की बात कहते हैं, तमाम पार्टियां हैं जो अंत्योदय की बात कहती हैं। अंत्योदय है क्या? निचले पायदान पे बैठे हुए आदमी को ऊपर पहुंचने का अधिकार, वो तो हमारे संविधान ने दिया है, और संवैधानिक आरक्षण ही इस व्यवस्था को आगे बढ़ा। किसानों के प्रति आपकी क्या राय है? मैं लंबे समय से हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, काफी दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, सरकार बात उनकी सुन नहीं रही है। क्या किसानों की मांग जायज है या सरकार पीछे नहीं हटना चाहती? दोनों में क्या दांव पेच फंसा हुआ है? किसान की स्थिति बड़ी ऊहापोह की है। ज्यादातर किसान तो समझ गया है। समस्या जानते हैं क्या है? अगर आप गांव में, जैसे आप रायबरेली के रहने वाले हैं, वहां पर भी जब चुनाव आता है, विधायक या सांसद, तो वो लोग किसी व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, वो लोग पार्टी को चुनते हैं, और चुनाव कम करते हैं। वो हराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि इस बार सपा को हराएंगे, इस बार बसपा को हराएंगे, इस बार भाजपा को हराएंगे। लेकिन उनका परसेप्शन ये कभी नहीं होता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, इसको इस बार जिताना है। जो हमारी संवैधानिक संरचना है, वो संरचना ये है कि हम विधायक और सांसद बनाते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनाते। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम विधायक और सांसद नहीं बनाते, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं। आपकी अगुवाई, चाहे आप किसान संवर्ग के हों, चाहे व्यापारी संवर्ग के हों, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे बेरोजगार हों, आपकी अगुवाई करेगा तो वो व्यक्ति जो आपका प्रतिनिधि होगा। आप मुख्यमंत्री से तो मिलने नहीं जाएंगे ना, आप तो अपने विधायक से कहेंगे। लेकिन आपने अगर काबिल विधायक बना ही नहीं रखा है, तो विधानसभा में आपकी बात कैसे कहेगा? आपने तो पार्टी जिताई है, और आपने ये कह के जिताया है कि इस पार्टी से अगर कोई डंडी भी खड़ी होगी, कोई कुत्ता भी खड़ा होगा, तो चुनाव जीतेगा। ये गांव के लोगों के शब्द हैं। गांव से मेरी बड़ी संवेदना है। मुझे बहुत अफसोस है कि किसानों को इस समय उपज उगाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ा है, उधर बिजली का रेट सरकार ने बढ़ाया है, खाद का रेट बढ़ा दिया है, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा है, और उसी के साथ हर चीज़, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के रेट बढ़ गए हैं, मजदूरी बढ़ गई है। ऐसे में किसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो खेती करके, और जीडी उसको एमएसपी मिल नहीं पा रही है। जो सरकार के क्रय केंद्र हैं, उन क्रय केंद्र पर बिचौलिए अपना माल किसानों से लेकर के बेच रहे हैं, और सरकार किसी तरीके से सुनवाई नहीं कर रही है। तो किसान की स्थिति तो बहुत बुरी है। दूसरी चीज, उसको अपने जो जीवन शैली है, उसको अपलिफ्टमेंट के लिए एक छोटा सा उसके पास मौका और मिलता है। वो मौका ये मिलता है कि वो अपने होनहार बच्चे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर या बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। लेकिन वो भी 2 साल से, कोरोना काल की वजह से, वो भी 2 साल से बिल्कुल बंद है। किसान का वो जो सपना है कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि किसान, आप भी गांव से संपर्क रखे होंगे, संबंध रखे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि गांव में 80% लोग इस स्थिति में हैं जो एंड्रॉयड फोन ले ही नहीं सकते। और पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही है, सरकार लेटरिन मुफ्त दे रही है, लेकिन एंड्रॉयड फोन बच्चों के लिए नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि जो 20% लोग एंड्रॉयड फोन अपने बच्चों को दे भी पा रहे हैं, तो नेटवर्क की समस्या है। आज 70% गांव ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा है तो, लेकिन हैंग होती है, कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं, जिसकी वजह से पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट है। और उससे जो उसके भविष्य के सुधरने की एक उम्मीद थी, शिक्षा, वो भी खत्म है। बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, वो भी खत्म है। तो किसान तो बहुत परेशान है, और मेरी पीड़ा उसी को लेकर के है। मैं तो बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि कृषि यंत्र आप देख रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके की सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। अभी हमारे यहाँ तो पिपरमिंट की पैदावार होती है, और
इधर ये बारिश जो असमय बारिश हुई, उससे पिपरमेंट के 80% किसान अपनी पिपरमेंट की पेराई नहीं कर पाए और सारी पिपरमेंट खराब हो गई। खराब हो गई या खराब हो रही है, या जो लोग पेराई कर रहे हैं उनकी रिकवरी नहीं है उतनी अच्छी, उनको उतना अच्छा तेल नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, लोगों की मूलधन नहीं निकल पा रहा है। और ऐसे में जब मैंने ये पता किया कि क्या जब किसान केसीसी लेता है और उस समय उसकी जो कृषि बीमा योजना के प्रति जो उसकी प्रीमियम काटी जाती है, तो उससे इसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पता लगा कि ये पेपरमेंट जो है, पेपरमेंट उस बीमा योजना में पेपरमेंट नहीं आती। तो ऐसे में किसान कहाँ जाएगा? उसने तो खेती की, पेपरमेंट की खेती, पेपरमेंट आसमान में तो उगनी नहीं है, खेती खेती में उगनी, कोई किसान ही करेगा और उसको आप बीमा योजना के तहत लाभ भी नहीं दे रहे हो। एक कार जो 100-150 की स्पीड में आदमी चलाता है, ठोक देता है, उसको तो लाभ मिल जाता है, तो भी किसान को क्यों नहीं? और किसान पेपरमेंट में कितना रिस्क लेता है। इस समय उमस का समय है, आप देख सकते हो, जो पेपरमेंट का बॉयलर होता है उसमें आदमी घुस के जिस तरीके से पेपरमेंट का वेस्ट निकालता है और उसको किस तरीके की उमस का सामना करना पड़ता है, ये अनइमेजिनेबल है। मैं तो नहीं कर सकता, मैं भी किसान पुत्र हूँ, मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ कि कितना कष्ट होता होगा। और हर साल बाराबंकी जनपद में ऐसी घटनाएं होती हैं कि 2-3 बॉयलर फट जाते हैं और ऑन द स्पॉट किसान की मृत्यु हो जाती है, जिसका कहीं कंपनसेशन नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। लगातार मेरा सवाल ये था, जो लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनका बैठना सही है या फिर गलत? ये भाई आप हमको एक बात बताइए कि दुकान में जब किसी चीज को आप लेने जाते हैं तो हर चीज का तो MRP है ना, कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो किसान तो MSP मांग रहा है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत कम पैसे मांग रहा है ना, वो भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर सरकार वो भी देने के लिए तैयार नहीं है तो किसान खेती कर क्यों रहा है? किसान कहाँ जाएगा? किसान कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? किसान अपने शरीर पे कपड़े कैसे रखेगा? और ये सरकार अक्सर ये बात कहती है कि किसान ये नहीं है, ये अच्छे कपड़े पहने हैं, ये एंड्रॉयड फोन है लिए हुए हैं, पिज्जा खा रहे हैं। तो सरकार क्या ये चाहती है कि किसान भिखारी बन जाए? और अगर ये किसानों की बात नहीं सुन रही है तो निश्चित तौर पर सरकार एक कल्पना बना के रखी है कि किसान भिखारी की तरह दिखे। हाँ, आज के दौर की राजनीतिक पार्टियों के विषय में आपकी सोच क्या है, क्या राय है? अब देखिए, हर राजनीतिक दल हर बार चुनाव में समाज को मूर्ख बनाने का नया नया एजेंडा लेके आता है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो देश के उत्थान के लिए काम करते हैं। निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत राजनीति तो किसी न किसी संवर्ग के साथ हर राजनीतिक दल करता है। और अगर थोड़ी बहुत ये चीजें ना हो रही होती तो आजादी से लेके आज तक काफी साल गुजर गए, लेकिन आज भी गांव में गरीबी है। आपको ये सोच के आश्चर्य होगा या हो सकता है आपको पता हो कि जब कोई फॉरेनर इंडिया घूमने आता है तो ताजमहल की फोटो तो लेता है, लेकिन साथ में जो दलित बस्ती है, जो मलिन बस्ती है, और खासकर जो घुमंतू जातियां हैं, अगर इनके इलाके को वो देखता है तो उनकी फोटो जरूर लेता है। और विदेश में जाकर के वो फोटो, ऐसा थोड़ी ना कि वो लोग देखने में अच्छे लगते हैं, वो उनको उस फोटो को ले जाकर के अपने देश में दिखाता है कि दिस इज इंडिया। तो अगर आप अपने देश के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, देश के बारे में लोगों का परसेप्शन बदलना चाहते हैं, देश को विदेश में बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनके जीवन स्तर को सुधारने पे आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें हमारे देश में एक बहुत तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी। इसके विषय में आपकी क्या राय है? बेरोजगारी क्या मतलब जो लोगों की मांग है, युवाओं की मांग है, क्या वो सही है या फिर गलत? सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? अब आप भी युवा हैं, आपके तमाम दोस्त युवा होंगे और बेरोजगार भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए या उधर उधर भटकते रहें, जय श्री राम, भारत माता की जय बोल बोल के अपना पूरा जीवन गुजार दें?
क्या सरकार फिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? इसका रीजन क्या है? क्या मतलब चाहती है सरकार? अब सरकार का एक चीज तो मेरी समझ में आया, जो इतने दिनों में मैं सरकार की या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की बात सोच पाया। सरकार चाहती है कि सवाल करने वाले लोग इस देश में ना रहें। अक्सर होता गया है कि आप जब सवाल करते हैं तो कोई न कोई भक्त आपको बोल देगा कि आप पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये देश मूर्खों का देश बने, ताकि हम मूर्खाधिराज बने रहें। आप कुर्मी युवा महासंघ के प्रवक्ता हैं, आप कुर्मी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कुर्मी समाज ही नहीं, मैं सारे समाज को यही कहना चाहूंगा कि जितना ये सरकार शिक्षा को रोकने की कोशिश कर रही है, उतना ही आप लोग शिक्षा में आगे आने की कोशिश करें। मैं तो अंबेडकर जी का अनुयायी हूँ, सरदार पटेल जी का अनुयायी हूँ, छत्रपति शिवाजी का अनुयायी हूँ, महाराणा प्रताप जी से सीखता हूँ। मैं किसी एक बिरादरी के नेता को नहीं सीखता हूँ। और अंबेडकर जी की उस बात को मैं दलित बस्तियों में जा करके बार बार बताता हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। ये अंबेडकर जी का नारा था। और मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अगर अंबेडकर जी की सच्ची जयंती मनाना चाहते हो, अंबेडकर जी का सम्मान करना चाहते हो, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। मतलब आप शिक्षित बने, पूरा समाज शिक्षित रहे। ये देश कुर्मियों के आगे बढ़ने से भी नहीं बढ़ेगा। ये देश तब बढ़ेगा जब अंत के पायदान पे बैठा हुआ आदमी आगे बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि हम छोटे व्यक्ति हैं, हमारा संगठन पूरे प्रदेश में फैला है, लेकिन हम पूरे प्रदेश को संभालने वाली कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। लेकिन मेरा यही संदेश है हर व्यक्ति को कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए जरूर। आप एक बात देखिए कि कोरोना काल में कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई थी कि आपने सबसे पहले दारू की दुकान खोल दी, चाय की दुकान तो नहीं खोली। क्या चाय पीना गलत है, दारू पीना सही है? क्योंकि आप चाहते हैं कि गरीबों की जेब का पैसा खत्म हो, गरीब अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना खत्म कर दे। ये थे हमारे साथ आदर्श पटेल जी, जो कुर्मी युवा महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लखनऊ से आलोक कुमार की रिपोर्ट।